हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। दिस वीडियो ऑफ RAC आर हेल्पफुल फॉर AKTU एग्जाम एज वेल एज ऑल दी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक पब्लिक सेक्टर एग्जाम एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। यहाँ पे हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस सीरीज के तहत हम लोग मॉक टेस्ट 6 में यूनिट 3 का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आप और भी हमारे जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यूनिट 1-2 के वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके AKTU एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। चलिए हम लोग स्लाइड पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिफरेंट एज। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने एडिट मॉडिफाई किया है, जिससे ऑप्शन से ही आपको सारे 5 से 6 क्वेश्चनों के आंसर आपको याद हो जाएं। इस सिंगल क्वेश्चन में ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी एंड लो कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन प्रेशर। सेकेंड है हाई क्रिटिकल प्रेशर and temperature and high dielectric strength. Third, high latent heat of vaporization, high heat transfer coefficient and high vapor density, all of the above। तो इस तरीके से इसके ऑप्शन डिजाइन किए जिससे कि आपको किसी भी रिफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए रिफ्रिजरेशन का, जिससे कि आसानी से थोड़ी सी ही आपकी हीट गेन करे तो बॉयल होने लगे। लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, मीन्स ये बहुत देर में जमे, मीन्स इसका टेम्परेचर आपका बहुत ही आपका लो होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम लो होना चाहिए, विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, लो कंडेंसेशन होना चाहिए, ये प्रेशर लो कंडेंसेशन प्रेशर जिससे कि आसानी से कंडेंसेट हो जाए, एंड लो एवोपरेशन प्रेशर। हाई क्या क्या होनी चाहिए, हाई क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एंड हाई वेपर डेंसिटी। इसके अलावा भी इसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन कोलिजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। द फ्रियोन ग्रुप, जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, ऑफ दी रिफ्रिजरेंट आर कौन से होते हैं? हेलो कार्बन रिफ्रिजरेंट होते हैं, एजीटोट्रॉप रिफ्रिजरेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन रिफ्रिजरेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हेलो। जो भी हेलो ग्रुप होता है हमारा, CFC ग्रुप होता है, उन सबको हम लोग रिफ्रिजरेंट को R से डिनोट करते हैं। जैसे R11 है, R12 है, R22 है, इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे हेलो कार्बन रिफ्रिजरेंट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड भी हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चनों को एक साथ कंबाइन करने का किया है। तो पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि R11 है या R12 है, R22 है या अमोनिया है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में हम लोग जब भी ऑप्शन में अमोनिया देखते हैं तो इसका आंसर अमोनिया लगा देते हैं, जबकि हमें इसका सही जवाब होगा R22। R22 इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -160 होता है। तो कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट, एक तरफ लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए तो पहले हम लोग R11 का देख लेते हैं। R11 में होगा आपका अप्रॉक्स 30। ये अलग अलग बुकों में अलग है, 29 पॉइंट इतना, यानी कि ये सब माइनस में है। -30 बॉइलिंग पॉइंट है और 157.8 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस में। इसके बाद R22 देख लेते हैं। R22 का कितना होगा? इसका होता है आपका माइनस का 40 बॉइलिंग पॉइंट होता है, 40.8 डिग्री। ये सब डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो अंडरस्टूड करना आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका होगा -160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये यहाँ पे R12 है। नेक्स्ट है आपका
अमोनिया का देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट आपको बता रहा है जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अमोनिया में डबल एम है यहाँ पर, या NH3 करके लिख सकते हैं आप। इसका बॉइलिंग पॉइंट इस बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस में 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 78 आपका दिया रहता है। ठीक, इसके अलावा एक और पूछा जाता है, CO2 के बारे में पूछ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये -78 होता है, 78.5। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर पूछ लेते हैं कि ये फ्रीऑन ग्रुप में किस तरीके से लिखेंगे। तो अमोनिया को लिखते हैं R717 और CO2 को लिखते हैं R744। ये डायरेक्ट आपके ऑप्शन में इस तरीके से लिख के पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लीकेज इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग द फ्रीऑन आर डिटेक्टेड। किसी लीकेज हमें डिटेक्ट करना है, एक हम लोग फ्रीऑन ग्रुप यूज कर रहे हैं। फ्रीऑन ग्रुप मीन्स R11, R12, R22, इस तरीके से R ग्रुप हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उस केसेस में कि कौन सा हमने, अगर पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है, या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है, बहुत बार पुराना हो जाता है तो उसमें भी लीकेज होता है, ठीक, और धीरे धीरे उसका रेफ्रिजरेंट निकल जाता है। तो अगर उसको लीकेज को चेक करना है तो क्या मेथड यूज करेंगे? तो इसमें एक टॉर्च होती है, हेलाइट टॉर्च का यूज करेंगे, या सल्फर स्टिक का यूज करेंगे, या सोप एंड वाटर का यूज करेंगे। तो सही जवाब होगा इसमें हेलाइट टॉर्च। इसमें क्या होता है, हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं, और जैसे ही जहाँ पे लीकेज होता है तो वहाँ पे हमारा जो कलर होता है, वहाँ पे एक कलर दिखाई देता है ब्राइट ग्रीन। कौन सा? ब्राइट ग्रीन आपका कलर शो करता है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। एक तो हेलाइट टॉर्च का यूज करते हैं, और हेलाइट टॉर्च यूज करने पर कौन सा कलर शो करता है? ब्राइट ग्रीन। नेक्स्ट, द लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग द अमोनिया। अब की बार अमोनिया यूज कर रहे हैं अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिफ्रिजरेंट के तौर पर, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? हेलाइट टॉर्च, सल्फर स्टिक, सोप एंड वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब होगा सल्फर स्टिक। तो जब सल्फर स्टिक यूज करेंगे तो इसमें कलर कौन सा आता है? इसमें जो आपका कलर आता है, वाइट स्मोक निकलती है। जहाँ पर लीकेज हो रहा होता है वहाँ से क्या होता है? वाइट धुआं दिखाई देता है, वाइट स्मोक। तो इससे अमोनिया लीकेज का पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका, तो आप देखिए कि हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप नंबर पे मत जाइए कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो कम से कम इसमें जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 20 से के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इन दी लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, यहाँ पे कंप्रेशन सिस्टम है। ठीक, लार्ज इंडस्ट्रियल में जो हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पर रिफ्रिजरेंट वाइडली यूज, कौन सा रिफ्रिजरेंट यूज करेंगे? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, R12। तो जब अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इस तरीके के जो फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, तो हम लोग R12 लगा देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अमोनिया। ठीक, R12 कहाँ पे यूज करते हैं? R12 के बारे में बता दें, ये कहाँ पे यूज करते हैं? ये डोमेस्टिक में यूज करते हैं। कौन से? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कब यूज करते हैं? ये ओल्ड टाइम में, पहले यूज किया जाता था ओल्ड टाइम में। तो जो बुकों में आपके क्वेश्चन है R12 के, उसमें देते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो वहाँ पे आंसर होगा R12। यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज किया है, तो यहाँ पे अमोनिया आंसर होगा। ठीक, अब मॉडर्न, अगर इसमें पूछा जाए कि मॉडर्न हम लोग कौन सा यूज करते हैं मॉडर्न रेफ्रिजरेटर में, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर ये भी डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। ठीक, तो इसमें जो आजकल यूज किया जाता है R134A पहला, और इसका अल्टरनेटिव और है, एक और यूज किया जाता है R600A। ये यहाँ पे कैपिटल है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, द रिफ्रिजरेंट यूज इन दी स्मॉल टनेज कमर्शियल मशीन। जो छोटी आपकी कमर्शियल मशीन होती है,
है रिप्रेजेंट यूज इन दी स्मॉल टनेज कमर्शियल मशीन हर्मेटिकली सील्डेड यूनिट। अब यहाँ पे लिखा है हर्मेटिकली सील्डेड यूनिट का मतलब क्या होता है, कंप्रेसर है, उसके बाल्ब है, उसकी पाइपलाइन है, पूरी की पूरी सील्ड होती हैं, ठीक। तो इसे इस तरीके से बोला जाता है, कंप्रेसर का नाम से भी आता है हर्मेटिकली सील्डेड कंप्रेसर, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा रिप्रेजेंट यूज करेंगे, स्मॉल कैपेसिटी के लिए है, ठीक है, और कमर्शियल यूज कर रहा है, डोमेस्टिक यूज नहीं कर रहा है। अगर डोमेस्टिक स्मॉल कैपेसिटी में डोमेस्टिक यूज करेंगे तो वहाँ पे आर्ट ऑयल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एडवाइस अगेंस्ट द यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरो रिप्रेजेंट सिंस जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, ठीक, उन्होंने कहा है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन की जगह कोई दूसरा रिप्रेजेंट यूज करना है, तो इसको क्यों हटा दिया। जैसे R11 है, R12 है, ठीक, जिसमें क्लोरोफ्लोरो होती हैं, तो उसको क्यों हटा दिया। पहला है दीज रिएक्ट विद दी वाटर वेपर एंड कॉज दी एसिड रेन। ऑप्शन बी दीज रिएक्ट विद दी प्लांट एंड कॉज दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। दीज रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन एंड कॉज इट दी डिप्लेशन एंड दीज रिएक्ट विद दी ओजोन लेयर। तो सही आंसर है आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये ओजोन से रिएक्ट करके वहाँ पे ओजोन लेयर को ख़राब करती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट है जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लोरीन। ये सारी गैसेस आपकी टॉक्सिक हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए के यहाँ हानिकारक हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर को यहाँ पे सिंपली आपको बोल दिया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होती है उसको कौन ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो आपका फ्लोरीन। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम द रिप्रेजेंट टू अवॉइड। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या लगाए जाते हैं आपके रिप्रेजेंट में, आपके ड्रायर लगाए जाते हैं जिससे कि वहाँ से मॉइस्चर निकल जा सके। क्यों निकालते हैं, क्या रीज़न है। फ्रीजिंग एट द एक्सपेंशन वाल फ्रीज हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन टू द रिप्रेजेंट फ्लो, ये रिप्रेजेंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। कुरीजन इन दी स्टील प्लेट में कुरीजन हो जाता है। ये सभी रीजन है, सारे के सारे रीजन है। अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो लो टेम्परेचर पे मॉइस्चर क्या होगा, वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और एक्सपेंशन वाल्व से फ्लो आपका रुक जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसको एग्ज़ाम से पहले अगर देख के जाएंगे तो आपको 100% आपको बेनिफिट होगा। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, चाहे AKTU का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम हो। बेसिकली ये वीडियो AKTU के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आप रिवीजन के लिए यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।